9th का अध्याय 1 सिविक्स का अध्याय 1 पढ़ेंगे, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है। वैसे तो हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसका शासकों का चुनाव लोग करते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है लोकतंत्र, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसका चुनाव किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है, लोगों के द्वारा होता है, तो वो लोकतंत्र कहलाता है। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासक किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है। अब जैसे कि लोकतांत्रिक शासन क्या है, जिसकी सरकार या फिर कह सकते हो जिसके शासक को स्वयं जनता चुनती है, और गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होगी, ऐसी सरकार जिसके शासन को जनता नहीं चुनती, या तो वो वंशानुगत होती, वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के बेटे राजा, राजा के बेटे राजा, इस प्रकार से उनका शासन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक शासन और एक गैर लोकतांत्रिक शासन एक दूसरे से अंतर रखता है। जैसे कि अभी मैंने बताया जनता द्वारा शासक चुना जाता है, और गैर लोकतांत्रिक में जनता द्वारा शासक नहीं चुना जाता। तो अब इसमें अंतर क्या है देखते हैं। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे जैसे शासकों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाही पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोग द्वारा शासक नहीं चुने जाते, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। अब गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है कि उसके शासक चुनने में लोगों का कोई भागीदार नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि जो जनता अपना लोकतांत्रिक शासन में जनता अपना शासक चुनती है, तो वो जनता के हित के लिए भी कार्य करती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार उन्हें चुना जाए कि नहीं चुना जाए। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी शासक अच्छा कार्य करेगा तो जनता उसे दोबारा से चुनेगी, दोबारा से उसे मौका देगी कार्य करने का। और अगर वो उसके जनता के हित के लिए कार्य नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि जनता उसे दोबारा नहीं चुनेगी। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में कैसा होता है कि वंशानुगत होता है, राजाओं के जो आगे की पीढ़ी रहती है वही शासक चुनती है ना। तो इस प्रकार से ये होता है कि अगर शासक अच्छा नहीं है या शासक जनता का शोषण कर रहा है तो चाह के भी जनता उसे हटा नहीं सकती, जनता उसके साथ कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है। जनता क्या कर सकती है, चाहे तो अपनी सरकार को गिरा सकती है, चाहे तो अपने शासक को हटा सकती है। तो इससे स्पष्ट है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से किस प्रकार से उचित है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण और पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, और इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा, अब लोकतांत्रिक सरकार में ये जरूरी है कि लोगों द्वारा तो शासक चुना जाता है, लेकिन कहीं कहीं तो ये स्पष्ट नहीं होगा। गैर लोकतांत्रिक कहीं पर गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी चुनाव द्वारा तो शासक चुना जाता है, लेकिन उसमें आम जनता की भागीदारी नहीं होती है ना। चुनाव द्वारा तो चुना जाता है, लेकिन क्या है, वही राज परिवार के या राजवंश के जो लोग रहते हैं वही अपना चुनाव करते हैं, वही वोट देते हैं कह सकते हो, और उसके द्वारा अपना शासक को चुनते हैं। अब तो यहाँ पर हमने देखा कि लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार से गैर लोकतांत्रिक सरकार से अलग है। ठीक है, अब हम यहाँ पर उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या है। जब तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि लोकतांत्रिक सरकार गैर लोकतांत्रिक सरकार से किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से पृथक है, या फिर वो कितनी सरकार के जनता के लिए उचित है। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र
शासन का एक स्वरूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकार ले सकते हैं? किस तरह चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं? यह खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इनमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित करता है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कह सकते हैं? ये लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा में बंधकर काम करना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये लोकतंत्र में आती है कि सबसे पहले लोकतंत्र में हम देखेंगे कि क्या ये जरूरी है कि जैसे लोकतंत्र में अगर पार्टिसिपेट करती है जनता भाग तो कैसी जनता किस लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकती है, कौन सी जनता पार्टिसिपेट कर सकती है, ये सभी बातों का जानना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रमुख फैसले निर्वाचन नेता, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं पाकिस्तान की उस समय 1999 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक का तख्ता पलट कर दिया था और उन्होंने लोकतंत्र के द्वारा यानी जनता के द्वारा जो सरकार चुनी गई थी उसको हटा के जबरन अपने आप को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। ठीक है, बाद में और उसके बाद फिर उन्होंने 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्षों के लिए करवा दिया। तो पाकिस्तान मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा सकती है। तो इस कंडीशन में जनता ने यह आरोप लगाया कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये जो है ये सही ढंग से काम नहीं कर रही है और एक ये धोखाधड़ी है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। उसके बाद फिर उसके जस्ट बाद उन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्षों का कर लिया। 5 वर्षों के करने के बाद 2002 में फिर उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान का जो संविधान है उसमें भी फेरबदल कर दिया। जैसे किसी भी देश का संविधान क्या होता है, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून को सूचीबद्ध किया जाता है वो संविधान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। तो इस प्रकार से देखा हमने कि पाकिस्तान में किस प्रकार से संविधान को बदला गया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। अब ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है? तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर होता है राष्ट्रपति राष्ट्र और प्रांतीय असेंबली को भंग करके, राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग करके भंग कर सकता है। परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी होते हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए जाते हैं और इस ऑर्डर के पास होने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधित्व को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सैनिक के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ
के पास थी। तो इस प्रकार से दोबारा चुनाव भी हुए, चुनाव द्वारा शासक चुना भी गया, लेकिन जो मेन शासक था या कह सकते हो जो मेन सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? सैनिक और जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण थे। तो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू। कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।